तो मैंने 2018 में शिकायत भेजा CIC को। तो उन्होंने उसे वापस कर दिया कि इस RTI एक्ट के लिए पहले से धारा 19 में आपका अपील दर्ज हो चुका है, तो शिकायत नहीं लिया जाएगा। ये कह के वापस कर दिया। मैंने 3 बार भेजा, तीनों बार वापस कर दिया। कहा गया कि आप धारा 18 में शिकायत नहीं कर सकते, आप एक पत्र भेजिए कि अनुपालन नहीं हुआ है। इस तरह का वहां पे नियम बनाया गया। तो ठीक है, हम कहते हैं धारा 18 की शिकायत नहीं तो अनुपालन के लिए, तो फिर उस तरह से आपने भेजा था क्या उनका? चलिए, अनुपालन ही सही नहीं हो पाया है, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पर संज्ञान नहीं लिया। कुल मिलाकर के बात तो वही हुई ना, चाहे अपन 18 की करें या अनुपालन की करें या 19 की करें, जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो उनके कहने से थोड़ी होता है। उन्होंने अनुपालन के लिए कहा तो आपने अनुपालन के लिए पत्र लिखा, लेकिन बात तो घूम फिर करके वहीं पे आ जाती है। चलिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इनफैक्ट हमारे स्वयं के भी आदेश आयोग के पड़े हुए हैं धूल फांकते हुए, और अभी तक जानकारियां नहीं मिली हैं। और हमारे बीच में कोई साथी हैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं? नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मैंने अभी मेरा CIC में हायरिंग हुआ था 3, और सरोज पुनानी जी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने तीनों मेरा जो था वो एक साथ ही लिया कॉलिंग पे। तो उसमें मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई एक तो आप एक साथ 3 नहीं ले, कैसे ले रहे हो आप एक साथ में? उन्होंने कहा नहीं हम अलग लेंगे। चलो, मैंने उनको बोला भाई इसने लोक सूचना अधिकारी ने अगर कानून का उल्लंघन किया तो इसको सजा दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पहला 30 तारीख का मेरा ऑर्डर था वो 2 तारीख को अपलोड कर दिया। 30 तारीख को जैसे मेरा सुनवाई हुआ एक ऑर्डर, तो उसमें वही कुछ भी नहीं, उसको कुछ कोई रिलीफ मुझे नहीं दिया, मतलब थोड़ा बहुत ही उसमें किया। उसके बाद मैंने तभी उसी दिन एक RTI लगाया 5 तारीख को कि भाई जो मेरी फाइल की सुनवाई हुई है उसका मुझे पूरा पत्रावली दे दिया जाए। तो 30 तारीख को मेरा 3 हेयरिंग जो हुआ था, और एक का उन्होंने डिसीजन भी दे दिया था 30 तारीख को ही दिखा के। जो बाकी का मेरा वो जाने के बाद 2 डिसीजन उन्होंने रोक लिया। वो मेरे को 10 दिन के बाद अपलोड हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरे फेवर में रहा मामला। और उसमें अनुपालन में अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने उनको बोला था कि भाई मुझे राष्ट्रीय भाषा में चाहिए। मैंने वो पूरा फाइल पे दर्ज भी हो गया था कि भाई मुझे हिंदी में चाहिए, लेकिन उन्होंने हिंदी में नहीं दिया है। मैंने उसमें बकायदा पूरा डाला था कि भाई इन्होंने ये उल्लंघन किया है, धारा 21, 22 पूरा बोला था उनको, लेकिन उसने उसमें कोई उन्होंने कोई पेनल्टी वगैरह, खाली उसको सो कॉज नोटिस दिया है और उसको डिस्पोज भी कर दिया है बस कि भाई आप हमें वो दे दो। तो इस तरह से कार्य हो रहा है, तो ये ढंग से कार्य नहीं कर। वो भी थोड़ा सा जो उन्होंने मुझे रिलीफ दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि मैंने RTI डाल दिया है, और उसने जो नोटिस दिखाया है, मतलब जो डिसीजन दिखाया वो 7 तारीख को दिखाया है अब, और पिछले वाले में उन्होंने 30 तारीख को ही दिखाया था। तो इस तरह से कार्य हो रहा है। सरोज पुनानी जी का कार्य तो मतलब बिल्कुल ही आवेदकों के खिलाफ ही है। सही कह रहे हैं। हालांकि वो अभी मेरे पास फाइलों का रिप्लाई नहीं आया है उनका, जो मैंने RTI में मंगाया है। वो आने के बाद कुछ आप लोगों से राय लेंगे, कुछ आप लोगों के पास भी भेजेंगे फाइल वगैरह, कुछ इसमें कोई कुछ हो सकता है वो तो देखेंगे। आनंद जी, छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी सर, हम लोग RTI लगाते हैं और द्वितीय अपील जब करते हैं तो द्वितीय अपील हम लोग 4 द्वितीय अपील एक साथ लगा देते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया है कि उनकी 3 अपील एक साथ सुनवाई कर ली थी। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग प्रतिदिन गैप करके अगर हमको 4 RTI की अपील द्वितीय अपील करना है तो एक दिन की गैप करके डेट चेंज करके लगाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हेयरिंग में वो एक साथ नहीं ले सकते हैं। नहीं वो कई महीने का गैप था उनमें भैया, उनमें कई महीने का गैप था। आप तो दिन की बात कर रहे हो, कई महीने का गैप था। नहीं, फिर उन्होंने एक साथ हेयरिंग नहीं करना चाहिए थी। उन्होंने 2 को एक साथ में जोड़ दिया, अपील को और कंप्लेंट को, मतलब हेयरिंग उन्होंने एक साथ ही किया है। बट मैंने उसको बोला भी है, जोसेफ से मेरा बात हुआ, जोसेफ उसका वो जो डिप्टी रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार है, मैं आपकी बात समझ गया भैया मेरे को जो हेयरिंग हुआ है ना उसका जो वॉइस
वो इसका जो वो है हेयरिंग का, मेरे को वो भी दे दो। मैंने वो भी मांगा है उससे, वो कह रहा है उसका तो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होता है। वो इसलिए नहीं नहीं देगा वो तो क्योंकि उसको पता है एक साथ हेयरिंग हुआ है। नहीं, वो तो क्या है कि ये लोग वहां पे जो बाबू लोग बैठे हैं, आयुक्तों के जो पीए बैठे हुए हैं, ये इनको काफी समय हो गया, 2006 के बाद में ये हटे नहीं है। जब तक इनको नहीं हटाएंगे तब तक वहां पे कोई भी प्रणाली सही नहीं होगी किसी जगह की, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, ऑल इन और इंडिया के अंदर जहाँ पे भी ये ये भनोट भनोट जी का एक ऑर्डर आया है, बहुत अच्छा ऑर्डर आया है। उसमें भनोट जी को 5,000 रुपए का कंपनसेशन भी मिला है। ऐसा नहीं है, सारे नहीं है ऐसा। कुछ इंफॉर्मेशन कमीशन अच्छे भी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सारे ही खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, कमीशन मैं कह रहा हूँ आयुक्त लोग तो सही है, बाकी जो उनके पीए बैठे हुए हैं लंबे समय से वहाँ कुंडली मार के जो बैठे हैं साहब, जैसे कुंडली मार के जो बैठे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आयोग की है ना साहब। सर आज मैं बताऊं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आयोग की है ना साहब। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आयोग की चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चलिए रहती है। चलिए आगे और लोगों के अनुभव अपन लेते हैं, और भी जी हमारे जी। साथी हैं, वो भी कृपया अपने अनुभव इसमें रखें। सुरेंद्र जैन जी जोधपुर से हैं। वो लगातार आरटीआई लगाते रहते हैं और बहुत सारे उनके अनुभव हैं इस विषय को लेकर के, तो कई सारी उन्होंने और याचिकाएं भी लगा के रखी हैं। सुरेंद्र जैन जी स्वागत है, कुछ अपना अनुभव बताएं एक नॉन कंप्लायंस के विषय में। अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार सभी को। और इस विषय में लंबी चर्चाएं चलनी चाहिए। ये लंबे काफी समय से कंप्लाइंस नहीं हो रही है और न ही आयोग कंप्लाइंस कराने में इंटरेस्टेड रहता है, और ऑर्डर भी इस तरह के पास करता है, उसको आप सुनेंगे तो बड़ा विडंबना होगा। हम नहीं जाते हैं तो ये लिखते हैं कि अपीलार्थी उपस्थित नहीं, अपीलोत्तर पर अपीलार्थी की ओर से कोई अन्यथा प्रतिकार प्राप्त नहीं हुआ है एवं सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ। मतलब अपील में जो मैंने बिंदु रखे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको पढ़ने तक की जन्मत नहीं की जाती है, और लोक सूचना अधिकारी उपस्थित होते हैं, उस दिन उसका निर्णय कर दिया जाता है। यह प्रशासनिक सुधार विभाग के खिलाफ थी मेरी, और अभी ऑर्डर 2 दिन पहले मिला है मेरे को, और उसमें मेरे को कोई पत्र नहीं मिला। तो मेरी ग्रीवेंसेज पे अगर हम नहीं जाते तो कुछ देखने का भी क्वेश्चन नहीं। और मैंने माननीय डीबी गुप्ता साहब को, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को इस बारे में कई प्रतिवेदन दिए हैं, उनसे विचार विमर्श किया बैठ के। मैंने कहा सर, आप जो अपीलें आती है उन पे आप रिसर्च जो हो रहा है, आप ऑर्डर आप लिखा नहीं रहे। ये मैंने खुद ने लिख के दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऑर्डर द्वारा आपके साइन कर लिए जाते हैं, उसको पढ़ने तक की जन्मत नहीं की जाती है, जिससे ऑर्डर जो चाहे जैसे निकलते हैं। तो ये हमारी कई तरह की लंबे समय से लड़ाई चल रही है, पर इसमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। जो पहले भाई साहब ने बताया था कि वो ही बैठे हैं वहां सहायक बन के, और वही ऑर्डर कॉपी पेस्ट फैसले बनाते हैं, उसी को चेंज करके थोड़ा बहुत, और उसको निर्णय कर देते हैं। ये प्रक्रियाएं जब तक बंद नहीं होगी, जब तक स्टोनो नहीं होंगे। मैंने कई ऐसी सूचनाएं मांगी कि आपके पास कितने स्टोनो है, कितने स्टोनो की डायरी खरीदी है और क्या है, तो ये सारी चीजें है ही नहीं उनके पास में। कभी लिखा तो उन्होंने स्टोनो डायरी के लिए टेंडर लगा दिए कि 3,000 स्टोनो डायरी। अरे तो आपके पास स्टोनो है ही नहीं, तो स्टोनो डायरी खरीद के करोगे क्या। तो ये काफी समस्याएं अपने लंबे समय से चल रही है, और राजस्थान में मैं काफी समय से लगा हुआ हूं आयोग की कार्यप्रणाली सुधार के लिए, पर आंशिक सफलताएं मिलती है, पूर्ण सफलताएं नहीं मिलती है। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने कहा भी था कि मैं कुछ कार्यकर्ताओं को लेके बैठ के एक बार विचार विमर्श करूंगा आप लोगों से। तो आज तक वो कमेटी भी नहीं बनी। मेरे सुझावों पर कुछ आंशिक संशोधन हुए हैं, पर ठोस काम नहीं होता है, और ऑर्डर भी इस तरह के प्रतिपादित किए जाते हैं कि निर्दिष्ट किया जाता है आदेश प्राप्ति में 21 दिवस में जरिए पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को सूचना एवं विनिश्चय से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। ये मानते भी है कि सूचना नहीं मिली है, पर अब वो न तो लिखा कि निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जाए और विनिश्चय से आपको अवगत कराया जाए। तो ये गोलमाल देने से इनको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाईकोर्ट में जाएंगे। हाईकोर्ट में जाने से लंबे समय से वहां की प्रक्रिया वैसे ही चलती है, नंबर नहीं आएगा, तो हमारा तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। पढ़ना जो सब अपीलार्थी का पढ़ना है, और रेगुलर एक साथ में लगाना ये भी कोई विसंगति नहीं, पर उसमें तकलीफें रहती है। कोई महेंद्र जी ने बताया था, तो मैं ज्यादातर एक साथ में क्या करते हैं ये लोग, एक साथ में बंच बना लेते हैं कि आपकी 10 है तो 10 की तारीख
जनरली ये नहीं होना चाहिए। अपने को अलग अलग डेट मिल रही है तो अपने को भी अलग अलग, अपन रोज तो वहां जा नहीं सकते, मैं तो लिखित बहस या उसका बिंदु बना के भेजता हूं, पर उसमें भी संतोषजनक कार्य प्रणाली नहीं है। ये अपने काफी लंबे समय से तकलीफें हो रही है, पर उसके लिए कोई इलाज, कोर्टों में जाओ तो भी इलाज नहीं है। मैंने ऐसा कोई मेरे को सॉल्यूशन नहीं निकला कि इससे कार्य प्रणाली में सुधार हो जाएगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल ये तय करके बैठेगा हमारा कुछ होना नहीं है, इसलिए अपने को ये तकलीफें हो रही है। तो इसके लिए तो जो शिवानंद जी ने चला रखा है मुहिम, वो बहुत अच्छी चला रखी है। इस पे प्लेटफॉर्म से भी कई समाचार उनके पास में जाते होंगे कि भाई ये इस तरह से एक मुहिम चल रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा तो थोड़ा दबाव, थोड़ा 10% दबाव बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। आत्मदीप जी सर नहीं पढ़ा रहे क्या? हाँ, आज सुरेंद्र जी, आत्मदीप जी थोड़ा सा लेट आएंगे, वो एक दूसरे अपॉइंटमेंट में है। फिर भी हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, आप लोग ही हैं, तब तक हम अपना आपस में जो अनुभव है वो शेयर करें, क्योंकि नॉन कंप्लायंस का इशू जो है वो सबका है और सबके अपने अपने अनुभव हैं कि आदेश देने के बावजूद भाई साहब, हाँ, नॉन कंप्लाइंस में भी अपन वो लगाते हैं, परिवाद करते हैं कि भाई इसकी कंप्लाइंस कंटेम्प्ट टू लगाते हैं। कंटेम्प्ट में भी इशू वो नोटिस नहीं करके, और एक सबसे बड़ा ये सामने आया है कि जो नोटिस जारी किए जाते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं किए जाते हैं। तो मैंने सिविल देखी, सिविल प्रक्रिया, जब तक लीगल नोटिस जो जा रहा है 20/1 का वो रजिस्टर्ड नहीं जाएगा तो वो कल कोर्ट में जाके कहेगा साहब हमारे को तो मिला ही नहीं नोटिस, आप पेनल्टी किस तरह से लगा दी हमारे को नोटिस मिला। जब तक नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं जाएगा, रजिस्टर्ड उसको तामील नहीं होगा किसी तरह से, तब तक उस पे कंप्लाइंस पेनल्टी का भी आगे जाके वो रिलीफ ले लेगा। तो ये प्रक्रियाओं के लिए माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को बताया है, पर अब उस पे आगे क्या कार्रवाई होती है ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो कहते जरूर है कि हम ये कर रहे हैं, अब जैन साहब ये सुधार होगा, हम आपको साथ में लेंगे, पर मेरे को ऐसा अभी तक साल भर में ऐसा नहीं दिखा। डीबी गुप्ता जी वैसे बहुत अच्छे सुलझे हुए थे, पर जहां आके बैठते हैं तो वहां जो पुराने ढल्ले चल रहे हैं उनके साथ में वो जुड़ जाते हैं। तो ये लोग सबको विचार रखने चाहिए अपने। मैंने तो ये काफी अनुभव देखे हैं, ऑर्डर्स भी हुए हैं, पेनल्टी मेरे को सर्टिफिकेट भी मिली है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, कुछ होता है, करते हैं कोशिश तो कुछ न कुछ होता है। मेरे को भी सर्टिफिकेट काफी केसों में मिली है, पेनल्टी भी लगती है, पर इसके लिए संयुक्त प्रयास ही आगे कुछ काम रंग लाएगा। हेलो सर, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। 1 मिनट शिवानंद जी, हाँ, एक एक करके भाई साहब आप लोग रखें। हाँ जी, क्षमा प्रार्थी हूँ उपरोक्त विषय पर रोकने के लिए। मैं अभी जैसे साहब की बात सुनी है कंप्लायंसेस से रिलेटेड, तो जैसे पहली हियरिंग होती है तो पहली हियरिंग में जजमेंट नहीं होता, पहली हियरिंग में हमेशा डायरेक्शन होती है और सेकंड हियरिंग में जजमेंट होता है। इनकेस जजमेंट की अवमानना यदि की जाती है तो आप आईपीसी की धारा 156(4) और 156(3) के तहत कोर्ट में और 156(4) के तहत आप जो है कि पुलिस को उसकी 186 की शिकायत करते हैं 186 की, जो कि किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह न करने की होती है। यदि आपको जजमेंट मिला है और उस जजमेंट की अवमानना की जा रही है बार बार, तो एक तो रास्ता यह है कि आप उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे और कंटेम्प्ट के साथ में आप उसके ऊपर जो है कि एक 186 की एक कंप्लेंट फाइल कीजिए। एक आदमी को यदि फटका लगेगा तो 10 आदमी सुधरेंगे। सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी करता है, लेकिन हम आरटीआई को एक शिकायत का जरिया समझते हैं, ताकि आरटीआई केवल और केवल में एक दस्तावेज लेने के लिए है। ये हम बार बार सभी को बताते हैं, जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, कि भाई हमें जो पेपर है, जो एविडेंस है, हमें जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो 156(3) की जो शिकायत होती है, तो 156(3) की शिकायत में हम यही लिखते हैं कि भाई यह इस विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसका उपयोग यहाँ पे होना है,
और ये इस डॉक्यूमेंट को नहीं दे रहा है, ये इस ऑर्डर को कंटेम्प्ट कर रहा है, अपने जो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे ये दूर भाग रहा है। मतलब कि इसकी जो है कि एक 156(3) के तहत इन्वेस्टिगेशन के लिए दरखास्त करते हैं और वो 156(3) में कोर्ट जो है आदेश देती है पुलिस को कि आप इसके तहत आप इसके ऊपर इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कीजिए और जो संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको अपने कब्जे में लीजिए, ताकि उस डॉक्यूमेंट की जो जरूरत है, इनके यदि किसी गबन के मुकदमे में जरूरत है कहीं है। सतीश शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप क्या पेशे से वकील हैं? नहीं, मैं पेशे से वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं करीब 2008 से आरटीआई के मध्य में रहा हूँ। आरटीआई मैंने 2008 से ली है और मैं करप्शन के केसेस में ज्यादातर आरटीआई फाइल करता हूँ। जैसे आपने 156(3) की बात कही है, मैं सिर्फ ये जानना यहाँ पे चाहता हूँ आपके अनुभवों से कि जैसे मान लीजिए आयोग का आदेश हुआ, आयोग के आदेश के बाद जानकारी हमें नहीं मिली, तो अक्सर हम क्या कर, सुनिए, हाँ पहले हमारी बात सुन लीजिए। तो हम जैसे आयोग को शिकायत करेंगे या उनको लिखेंगे, पत्र लिखेंगे कि साहब आपके आदेश की अवमानना हुई है, फिर आयोग उनको पत्र लिखेगा, फिर भी जानकारी नहीं मिली। इस स्थिति में आपका कहना है कि मतलब सीधे हम 156(3) दो स्थिति होते हैं। यदि हम आयोग को उसकी कंटेम्प्ट डालते हैं तो आयोग जो है सीधा ऑर्डर करता है, कंटेम्प्ट का ऑर्डर करते हैं तो आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एफआईआर दर्ज कराने की। 156(4) के तहत हम एफआईआर दर्ज कराते हैं लोक सेवक के खिलाफ। हाँ नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, 156(3) के तहत कोर्ट आदेश करता है। आयोग ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाया ना, ऐसे मामलों में क्या हुआ है? तो उस सिचुएशन में हमें जाना पड़ेगा। पहले ऑप्शन होता है 156(4) का, जो हम पुलिस को शिकायत देंगे, और दूसरा ऑप्शन होता है कोर्ट का। कोर्ट में हम 156(3) का इस्तिगासा दायर करते हैं, जिसके तहत हम उसके ऊपर ये कहते हैं कि 156(3) में के जो पावर देता है डायरेक्ट आप किसी लोक सेवक के या किसी के भी खिलाफ जो है आप डायरेक्टली कोर्ट में जाकर के वहां पे आप उसके खिलाफ चार्जेस प्रूव करते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये चीज है, इसका यहाँ पे यूज होना था और इस अधिकारी ने इस ऑर्डर की भी अवमानना कर दी है और इस अधिकारी के ऊपर इन धाराओं के तहत ये मुकदमा बनता है। आप पुलिस को आदेश जारी कीजिए कि उस अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करे और संबंधित रिकॉर्ड को जब्त करे और कोर्ट को सबमिट करे। वहां से आपकी जो कार्रवाई जैसे चलती है तो वो फिर एक दूसरे वे से चलती है, वो कार्रवाई वो एक करप्शन वाले वे से चलती है कार्रवाई। आपने जैसे कोई अभी तक ऐसा 2008 से आप काम कर रहे हैं, तो आयोग के आदेश के बावजूद भी आपको दस्तावेज नहीं मिले, तो क्या आपने अभी कोई ऐसा परिवाद कोर्ट में दायर किया या इस तरह से कोई कार्यवाही? मैं बताता हूँ, मैं पीएफ, मैंने मेरा यहाँ फरीदाबाद के लिए पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दी थी, तो इन्होंने मुझे लिखा, इन्होंने बोला कि भाई आपका फॉर्म 13 अप्लाई आपने किया तो उस टाइम पे आपका डेट ऑफ लिविंग अपडेट नहीं था। तो मैंने वहां से आरटीआई दाखिल की। आरटीआई के तहत उसमें मैंने 3 ही क्वेश्चन किए कि यदि मेरा परिवाद, यदि मेरा फॉर्म 13 अप्लाई करने से पहले मेरा डेट ऑफ लिविंग अपडेट नहीं है, क्या आपके कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसके मुझे एक तो परमानेंट दस्तावेज दे दो, और यदि नहीं दे सकते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके मुझे अधिकारी का नाम पता दे दो। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट्री तो दे नहीं पाया, डॉक्यूमेंट्री नहीं दे पाया तो मैंने उठा करके सीधा यहाँ से कोर्ट में लगा दिया 156(3) में, और वो भी उसको कमिश्नर पीएफ कमिश्नर को पार्टी बना करके सीधा कि भाई यहाँ पे अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन नहीं हो रहा, और 186 लगाई उसके साथ में, धारा 186 जो किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन ना करना, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप भी जानते हैं इस चीज में। आरटीआई में यदि कोई अधिकारी यदि ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जानबूझ करके गलत सूचना दे रहा है, या पर वो किसी प्रकार से जैसे बोलते हैं ना कि उससे बहकाने वाली सूचना दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ 186 की कार्रवाई करते हैं, और वही कार्रवाई उनको जरूरी होती है। जब तक आप उनके पीछे नहीं पड़ोगे तब तक उनका सोल्यूशन नहीं होना है। नहीं सही है। और करप्शन अभी इस विषय में ताराचंद जी और राव धनवीर जी ने कई सारी एफआईआर दर्ज करवाई है और है इस तरह से प्रकरण, और अच्छी बात है। वो अनुभव इसी तरह से आप लोग वही हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह से जो आयोग की अवमानना के बाद या जानकारी नहीं मिली या भ्रामक जानकारी मिली, कितने लोगों ने आप लोगों ने अभी तक एफआईआर दर्ज करवाई है या कोर्ट में? साहब मैं इसको मैं डिटेल में ऐड करता हूँ अभी, बस 1 मिनट में। स्वागत है आपको, मैं इंतजारी कर रहा था। इसको डिटेल से समझाता हूँ जी सर, मैं बोलूं?
नहीं, अभी 2 मिनट में समझाता हूँ पहले ताराचंद जी, मित्र ताराचंद जी अपना एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद आप लोग सिर्फ अपना बात पूछिएगा जी। ताराचंद जी बताएं। ये मित्र ठीक कह रहे हैं, लेकिन दफेदाराएं थोड़ी आगे पीछे हो रही हैं, थोड़ा ठीक से एलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं जोड़ देता हूँ, और आज का इस टॉपिक पर इससे बेहतरीन कोई रास्ता नहीं हो सकता। अभी 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ मैं आपको। जी बताइए। बस 1 मिनट में मैं जरा अंदर पहुंच जाता हूँ। अभी इसको एलिब्रेट करते हैं अपन। सर एक बारी मैं भी अपना एक सवाल पूछूं? प्लीज करियो। सर रविंदर जी मेरा बताइए। सर 1 मिनट पहले मैं, सर प्लीज। बोलिए रविंदर जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे भी हम किसी कार्यालय में आरटीआई फाइल करते हैं, 7 डेज 7 वर्किंग डे में वो मेरे को कोई भी लेटर नहीं भेजते हैं पैसे जमा करवाने का, तो क्या कोई ऐसा एक्ट है जिसके अंदर उसके बाद की जो सूचना के लिए मेरे को लेटर भेजते हैं तो वो मान्य नहीं होता और मेरे को सूचना फ्री प्राप्त करवाने का अधिकार में आ जाता हूँ मैं? यदि वो प्रथम अपील से पहले आपको फीस की डिमांड करता है तो ही आप फी पे करेंगे, अदरवाइज आपको फी पे नहीं करनी होती है। यदि उसको फीस लगती भी है तो वो प्रथम अपील याचिका के दौरान ही उसको डिक्लेयर कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा कि इसके इतने पेजेस बनते हैं और इसकी इतनी फीस बढ़ेगी। सर जो मेरे को लेटर, जैसे मैंने ना 29 तारीख को लेटर आरटीआई फाइल करी, उन्होंने 9 तारीख अगले महीने की को लेटर भेजा, 10 को डाक द्वारा रिसीविंग दिखाया जा रहा है, जबकि वो मेरे को मिला ही नहीं, डाकिए के द्वारा मिसप्लेस कर दिया गया कहीं और। जब मैं फर्स्ट अपील में गया तो तब मेरे को पता लगा कि मेरे से पैसे मांगे गए हैं, जबकि उसमें 7 डेज भी वर्किंग के निकल चुके थे। नहीं, आप मना कर सकते हो, बोलो कि मुझे उसकी प्रति नहीं मिली, आप उस दिन से जिस दिन से वहां पे आप रिसीविंग करेंगे उस दिन के बाद से आपको 7 डेज मिलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं, जिस दिन मैंने आरटीआई फाइल उसको करना है कि आपको वो लेटर उस टाइम पीरियड में मिल चुका है। नहीं, उस टाइम पीरियड में नहीं मिला मेरे को, वो 7 डेज के वर्किंग में नहीं मिला। नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आपको उस चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, अभी जो मित्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मिला लेटर, तो ये डाकिए ने अगर रजिस्टर्ड डाक से मिला और डाकिए ने नहीं दिया तो नेग्लिजेंस डाकिए के एंड पे है, सामने वाले पार्टी पे नहीं है। और आपको नोटिस की जिस दिन तामील होती है आपको नोटिस मिलता है उस दिन से लिमिटेशन काउंट होगी आपकी तो पैसे जमा कराने की। सर यही मैंने अपील करी थी, फर्स्ट अपील, उसमें भी देखिए मैं अपन इस टॉपिक पे थोड़ा सा अलग चले जाएंगे। मैं मित्रों से पहले से भी आग्रह करता रहा हूं कि जो कोई साथी कभी भी आरटीआई फाइल करे तो ये जो आपका सवाल है ना बेसिक, तो ये सवाल जो है ये तब है जब आप सेक्शन 6 और 7 को 11 को 19 को इनको हर एक मित्र को आराम से कम 5-4 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको उसके बेसिक क्लियर हो जाए। ये बहुत बहुत आधारभूत चीज है। नहीं सर, ये मैंने 19 के तहत आरटीआई लगाई थी। अभी मैंने एक आरटीआई और फाइल करी थी कुछ टाइम पहले, उसकी फिर मैं अपील में गया। अपील में जाने के बाद उन्होंने मेरे को डेट दी, हियरिंग कर देते हैं आपकी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, जो पैसे मैंने जमा करवा दिए। अपील में मैं चला गया, उसके बाद मेरे को जवाब दिया जा रहा है, तो मेरा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब बनता है? अगर इंफॉर्मेशन में आपको पैसे मांगे ये अगला प्रूव नहीं कर पाया, ऑनर्स बर्डन अगले पास है। कानून में एक बहुत बेसिक चीज है, जो कहेगा साबित उसे ही करना पड़ेगा। यानी वो कह रहा है कि हमने इनको लेटर जारी किया और इनको मिल गया, तो ये साबित उसको करना, आपको नहीं करना कि मुझे मिला या नहीं। नहीं ये सर, ये दूसरी आरटीआई की फाइल कर रहा हूँ मैं, आपको दूसरी आरटीआई बता देता हूँ। मैंने एक आरटीआई जैसे फाइल करी। एक अभी इस आरटीआई के बजाय अपन थोड़ा सा उस टॉपिक पे बात कर लें पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आरटीआई के तो बहुत छोटे छोटे मसले हैं, ये तो अपन कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत एक लीगल पहलू आ गया है आज। कंप्लायंसेस पे डिस्कस कर लेते हैं प्लीज। अपन कंप्लाइंस पे बात कर लें, और कंप्लाइंस एक ऐसा इशू है जिसके बारे में अपन एंटरिंग करें इस सब्जेक्ट से उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपको एक्चुअली बहुत आराम से समझाता हूँ।